हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के एक पेपर संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय खेल सिद्धांत के अंतर्गत मिश्रित व्यूह रचना वाले खेलों की दिशा में 2/n और m/2 खेलों के हल की गणितीय विधि पर चर्चा करूंगा। आज हम चर्चा करते हैं 2/n और m/2 मैट्रिक्स वाले खेलों की। 2/n और m/2 का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि स्तंभ के खिलाड़ी के पास 2 विकल्प हों और पंक्ति के खिलाड़ी के पास 2 से अधिक विकल्प हों, या पंक्ति के खिलाड़ी के पास केवल 2 विकल्प हों और स्तंभ के खिलाड़ी के पास 2 से अधिक विकल्प हों, तो ऐसी स्थिति में गणितीय आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि एक खिलाड़ी का दूसरा प्रतिद्वंदी भी केवल अनेक विकल्पों के होने की दिशा में केवल वह भी 2 ही विकल्पों का चयन करेगा। अर्थात इस रीति के अंतर्गत हम जिस खिलाड़ी के पास 2 से अधिक विकल्प हैं उनके अधिक विकल्पों को कम करके खेल को परिवर्तित करके 2/2 मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। तो जिस खिलाड़ी के पास 2 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं तो वह भी केवल 2 ही विकल्पों का चुनाव करेगा। अब प्रश्न आता है वह कौन से 2 विकल्पों का चुनाव करेगा। तो यदि स्तंभ खिलाड़ी है जिसके पास 2 से अधिक विकल्प हैं तो वह उस खेल का चुनाव करेगा जिसमें b का मान सबसे कम हो। स्तंभ खिलाड़ी के पास यदि 2 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं तो वह उस खेल का चुनाव करेगा जिसमें b का मान सबसे कम हो। और यदि पंक्ति खिलाड़ी के पास 2 से अधिक विकल्प उपलब्ध हों और यदि पंक्ति खिलाड़ी के पास 2 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं तो वह उस खेल का चुनाव करेगा जिसमें v का मान सर्वाधिक हो। अर्थात पंक्ति खिलाड़ी जो है वह अधिकतम मान वाले खेल का चुनाव करना चाहेगा और स्तंभ खिलाड़ी जो है यदि उसके पास 2 से अधिक विकल्प हैं तो वह उस खेल का चुनाव करेगा जिसमें v का मान सबसे कम हो। चूंकि स्तंभ खिलाड़ी न्यूनतम लाभ के आधार पर खेलता है, ऐसा इसलिए है कि स्तंभ खिलाड़ी न्यूनतम लाभ के आधार पर खेलता है और पंक्ति खिलाड़ी जो है वह अधिकतम लाभ के लिए खेलता है, अधिकतम लाभ के आधार पर खेलता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण की सहायता से हम इसकी चर्चा करते हैं। नीचे उदाहरण आपकी स्क्रीन पर आ रखा है। इस स्क्रीन में 3 क्वेश्चन अलग अलग हैं, ए बी सी। पहले एक ही बात करते हैं। एक खेल को हम देखें, इसमें पंक्ति खिलाड़ी के पास केवल 2 विकल्प हैं, A1 A2, जबकि स्तंभ खिलाड़ी जो है उसके पास 3 विकल्प हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस रीति के अंतर्गत जिसके पास 2 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं उसके आधार पर किसी भी खेल समस्या को 2/2 में परिवर्तित करते हुए अनेक उप खेलों में हम पहले उसको परिवर्तित करते हैं। तो देखें, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर था इसका ए जो है इसको हमने चेंज किया। पहला गेम, इस एक क्वेश्चन को हमने 3 सब गेमों में परिवर्तित कर दिया, 3 मैट्रिक्स उप खेलों में परिवर्तित कर दिया। पहले में हमने फर्स्ट सेकंड को लिया। आपके जो फर्स्ट और सेकंड थे उसमें 1 3 8 5, तो G1 जो गेम है इसमें आपने 1 3 8 5 ये आपने इस तरीके से। दूसरा जो है फर्स्ट और थर्ड ग्रुप के आधार पर 1 11 8 2, और तीसरा G3 जो सब गेम है वह सेकंड और थर्ड ऑप्शन के आधार पर है। सेकंड में 3 11 और 5 2, इस तरीके से ये आपने इसको निकाल दिया। अब इन खेलों को आपको हल करना है। हल करने की वही विधियां हैं। पहली विधि थी आपके जो है रो मिनिमा का मैक्सिमम और कॉलम मैक्सिमा का न्यूनतम। तो रो मिनिमा का जो है मैक्सिमम, तो रो मिनिमा हुई आपके 1 3 का 1, 8 5 का 5, तो 1 और 5 का मैक्सिमम हुआ 5। कॉलम मैक्सिमा का मिनिमम 1 8 का 8 और 3 5 का 5। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि इस पहला जो G1 पहला उपखेल G1 जो है, इस G1 में इसमें वैल्यू ऑफ गेम जो है 5 होगा, क्योंकि 5 इसका शेड्यूल पॉइंट साम्य बिंदु मिल जाता है। अब बचता है आपका G2 और G3। G2 और G3 खेल को अगर आप देखें तो ये दोनों खेल जो है ऑर्डोमेंट विधि के आधार पर आप हल कर लीजिए। इससे पूर्व भी आपको ऑर्डोमेंट विधि की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी। ऑर्डोमेंट विधि से आप इसको हल करेंगे तो उसके बाद आप वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। G2 का आएगा 5.357 और G3 का मान आएगा 4.45। तो इस चूंकि स्तंभ खिलाड़ी, यहाँ पर स्तंभ खिलाड़ी जो है उसके पास अधिक विकल्प हैं, तो ये सब गेम जो है वो स्तंभ खिलाड़ी के आधार पर हैं तीनों खेल। और स्तंभ खिलाड़ी जो है न्यूनतम लाभ के आधार पर खेलता है, तो लिहाजा यहाँ न्यूनतम जो लाभ है वह 5.357 और 4.45 में से न्यूनतम मान जो है 4.45 है। 4.45 जो है उपखेल G3 का है। अतः और G3 जो है वह आप देखेंगे तो ये स्तंभ खिलाड़ी के सेकंड और थर्ड ऑप्शन के आधार पर बना है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन का उपयोग करेगा। इसके आधार पर जो है इसका मान आप निकालेंगे। हम बात करते हैं व्यूहरचना की। चूंकि अभी जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया उसमें पंक्ति खिलाड़ी के पास 2 ही विकल्प थे, फर्स्ट और सेकंड, और उन दोनों विकल्पों का जो तीसरा उपखेल जिसके आधार पर हमने माना कि भाई ये इन दो ही विकल्पों का चुनाव करेगा, तो उसके आधार पर ए खिलाड़ी की व्यूहरचना, ए अपने दोनों विकल्पों का उपयोग 3 और 8 के अनुपात में करेगा, इसलिए 3/11 और 8/11 होगा। बी खिलाड़ी की अनुकूलतम व्यूहरचना जो है, बी ने पहले ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया इसलिए 0, और दूसरे और तीसरे ऑप्शन का 9:2 में उपयोग किया इसलिए 9/11 और 2/11 होगा, और वैल्यू ऑफ गेम यहाँ 49/11 होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फिगर पे जो बी खेल था। इस बी खेल में यहाँ पंक्ति खिलाड़ी के पास 3 विकल्प उपलब्ध हैं, स्तंभ खिलाड़ी के पास 2 विकल्प उपलब्ध हैं, तो लिहाजा यहाँ 3 उपखेलों का निर्माण पंक्ति खिलाड़ी के आधार पर, पंक्ति खिलाड़ी के पास उपलब्ध विकल्पों के आधार पर होगा। तो G1 उपखेल में हमने पंक्ति खिलाड़ी के केवल 2 विकल्प लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। G2 में हमने फर्स्ट और थर्ड, और G3 में हमने लिया सेकंड और थर्ड। तो इस तरीके से हमने 2x2 की 3 उपखेलों में बदल दिया, और इन तीनों उपखेलों का हमने ऑर्डोमेंट विधि या ऑर्डोमेंट विधि या शेड्यूल पॉइंट विधि के आधार पर हमने इनको देखा। तो जो आपका G2 है उसमें एक शेड्यूल पॉइंट है, अर्थात रो मिनिमा का मैक्सिमम और कॉलम मैक्सिमा का न्यूनतम जो मूल्य है वह साम्य बिंदु यहाँ पर है, जो 3 मूल्य है, इसलिए G2 का तो वैल्यू ऑफ गेम 3 होगा। लेकिन G1 और G3 इन दोनों खेलों को हल करेंगे हम ऑर्डोमेंट विधि से, तदनुसार इनका वैल्यू ऑफ गेम 24/11 और 16/5 या 2.18 और 3.2 होगा। अब प्रश्न आता है कि इन तीनों उपखेलों में से चूंकि 2 से अधिक विकल्प पंक्ति खिलाड़ी के पास उपलब्ध हैं, तो वह किस खेल का चुनाव करेगा। तो जैसा मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि पंक्ति खिलाड़ी जो है वह अपने मान को, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, और तो इसलिए अधिकतम करना चाहता है, तो इसका मतलब वह उस उपखेल का चुनाव करेगा जिसमें लाभ सर्वाधिक हो, और सर्वाधिक लाभ यहाँ 3.2 तीसरे गेम में है। उपखेल 3 का मान सर्वाधिक है, इसलिए ए खिलाड़ी जो है जो उपखेल G3 का चुनाव करेगा। अब G3 का चुनाव करेंगे तो G3 में जो ऑप्शन उपयोग में आए हैं वह सेकंड और थर्ड विकल्पों का उपयोग किया है, लिहाजा पहले विकल्प का उसने कोई उपयोग नहीं किया, तो एक खिलाड़ी की अनुकूलतम व्यूहरचना, पंक्ति वाले खिलाड़ी की अनुकूलतम व्यूहरचना जो है उसमें पहले विकल्प का उपयोग नहीं किया तो 0, फिर दूसरे विकल्प का और तीसरे विकल्प का 1 और 4 के अनुपात में उपयोग किया, 1/5 और 4/5 होगी। स्तंभ खिलाड़ी के पास केवल 2 ही विकल्प उपलब्ध थे, लिहाजा 1/5 4/5 उसका जो अनुकूलतम व्यूहरचना होगी, और वैल्यू ऑफ गेम यहाँ पर जो है वो 16/5 या 3.2 होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे खेल की।
तीसरा खेल जो है, उस तीसरे खेल के क्वेश्चन फिगर को अगर आप देखें तो तीसरे खेल में दोनों ही खिलाड़ियों को 3-3 विकल्प दिए गए हैं, और 3-3 विकल्प दिए गए हैं। तो खिलाड़ी बी को प्राप्त 3 विकल्प की तुलना करें, यानी तीनों कॉलमों की हम तुलना करें, जैसा कि हमने प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर देखा। 2/n और m/2 में नहीं है, बल्कि दोनों पास 3-3 विकल्प हैं। तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम हम प्रभाविता सिद्धांत का उपयोग करते हैं, और प्रभाविता सिद्धांत के अनुसार जो है, यदि हमने देखा कि यदि किसी स्तंभ की सभी प्रविष्टियां किसी अन्य स्तंभ से या दो स्तंभों के किन्हीं दो अन्य स्तंभों के और प्रविष्टियों के औसत से बड़ी या बराबर हैं, तो ऐसे जो कॉलम है उसको हम हटाए थे। क्योंकि वहाँ जिनके मूल्य कम हैं वो प्रभावी माने जाते हैं, क्योंकि स्तंभ खिलाड़ी अपना लाभ न्यूनतम करना चाहता है, तो न्यूनतम मूल्य वाले को रखेंगे और अधिकतम मूल्य वाले को हम हटा देंगे। तो इसलिए इसकी क्वेश्चन फिगर को जब आप देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड की जब आप तुलना करेंगे तो फर्स्ट विकल्प थर्ड की तुलना में अधिक प्रभावी, अतः विकल्प थर्ड से संबंधित स्तंभ को तालिका में से हटा देंगे, क्योंकि थर्ड की प्रविष्टियां बड़ी हैं। और जब हमने हटा देंगे तो अब ये क्वेश्चन जो है परिवर्तित होकर के इस रूप में आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट और सेकंड स्तंभ खिलाड़ी के रूप में 2 विकल्प रह गए, और पंक्ति खिलाड़ी के 3 विकल्प, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 -2 -1 4 और 2 2 ये मूल्य आ गए। अब अगर हम इसको देखें तो कोई ऐसी प्रविष्टि, कोई ऐसी पंक्ति जिसके मूल्य किसी अन्य पंक्ति के सभी मूल्यों से छोटे या उनके 2 मूल्यों के या बराबर हों, या 2 के औसत के छोटे या बराबर हों, तो पंक्ति को हम जो है छोटे मूल्य वाली पंक्ति को हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कोई नज़र नहीं आता है, ऐसी प्रभाविता नियम के आधार पर ऐसी कोई पंक्ति नज़र नहीं आती है जिसको कि निरस्त किया जा सके। तो अब यह खेल हमारा जो है 2/n, या एक तरह से कहें कि भाई स्तंभ खिलाड़ी के पास 2 विकल्प हैं, पंक्ति खिलाड़ी के पास 3 विकल्प रह गए, और इसको हल करने के लिए हम 3 उपखेलों में बदल देंगे। तो देखिए आगे मूल्य याद रखें, पंक्ति खिलाड़ी के पास 3 विकल्प हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 -2 -1 4 और 2 2। 3 उपखेलों में हमने इसको बदला, तो स्तंभ खिलाड़ी के पास 2 ही विकल्प थे, फर्स्ट सेकंड। पंक्ति खिलाड़ी के पास जो पहला उपखेल बनाया वो फर्स्ट और सेकंड विकल्प के आधार पर मूल्य लिखे 3 -2 -1 और 4। दूसरा जो उपखेल G2 बनाया वह फर्स्ट और थर्ड विकल्प के आधार पर 3 -2 और 2 2, और तीसरा जो खेल G3 बनाया वो सेकंड और थर्ड के आधार पर -1 4 और 2 2। तो चूंकि इनको हमने देखा तो पहले में कोई सैडल पॉइंट नहीं है, लिहाजा ये मेन मैट्रिक्स को कोष्टक में रख के इसके दाहिनी ओर और इसके नीचे जो मूल्य आ रखे हैं ये इनके ऑडोमेंट के अंक हैं। G2 को आप देखें तो इन पे स्टार लगा हुआ है, तो G2 का स्टार जिस पे 2 पे लगा हुआ है इस बात का द्योतक है कि ये रो मिनिमा का मैक्सिमम और कॉलम मैक्सिमा का न्यूनतम मूल्य है जो साम्य बिंदु यहाँ उपलब्ध है, लिहाजा यह इसका मूल्य ही वैल्यू ऑफ गेम होगा। तीसरा जो है G3, उसमें भी रो मिनिमा का मैक्सिमम और कॉलम मैक्सिमा का न्यूनतम मूल्य भी जो है आपको स्टार वाला मिल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि G2 और G3 जो है इन दोनों का वैल्यू ऑफ गेम 2 2 होगा। प्रश्न आता है G1, तो G1 को आप सॉल्व कर लेंगे, 3 पंजे 15, A1 इंटू B1 मॉड्यूलस माइनस B2, तो 5 दिया 15 प्लस B1 इंटू A1 माइनस A2, तो ये आपका अंतर आया इसका 5 एकम 5, तो 15 में से 5 जाएगा 10/10, 5 5 10 बराबर वैल्यू ऑफ गेम आया 1। चूंकि 2 से अधिक विकल्प जो है पंक्ति खिलाड़ी के आधार पास उपलब्ध हैं, तो पंक्ति खिलाड़ी जो है उस खेल का चुनाव करेगा। तो G1 का क्रीड़ा मूल्य कहते हैं, या G1 की वैल्यू जो है वह आपका 1 है, G2 और 3 की 2 है। तो चूंकि 2 से अधिक विकल्प पंक्ति खिलाड़ी के पास उपलब्ध हैं,
ए के पास उपलब्धियां तय उस खेल का चुनाव करेगा, वह उस खेल का चुनाव करेगा जिसका क्रीड़ा मूल्य अधिक हो, जिसकी वैल्यू ऑफ गेम अधिक हो।